So hello everyone, welcome to iExamB. So students, first let me confirm whether I am audible or not. क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक बार आप मुझे कंफर्म करें, then we'll discuss about the latest notification of the NABARD Grade A and Grade B. आई थिंक नोटिफिकेशन तो आप सभी लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, काफी टाइम हो चुका है, तो नोटिफिकेशन को हम उतना बारीकी से नहीं डिस्क्राइब करेंगे. We will talk about the preparation strategy according to the new changed pattern. तो चेंज पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और क्या चेंज पैटर्न से हमें बेनिफिट हुआ है वो हम आज की इसमें डिस्कस करेंगे. साथ ही साथ आपका 50 डेज प्लान, क्योंकि उसमें जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एग्जाम लिखी हुई है वो लास्ट वीक ऑफ अगस्त या फिर फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर लिखी हुई है, तो ये हम डिस्कस करेंगे. सो बिफोर दैट, ओके, सो आई एम ऑडिबल. सो अभी हम ये डिस्कस करेंगे. उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे लाइव सेशन में चैट में ईएसआई एक्सपर्ट जो हमारे साथ हैं, सुशील रगड़े सर, एक्स आरबीआई एक्स ग्रेड बी आरबीआई थे वो, तो वो अभी हमारी ईएसआई स्पेशलाइज्ड फैकल्टी हैं. साथ ही साथ अरुणिमा मैम है फॉर इंग्लिश. तो आपके कोई भी डाउट अगर स्पेशलाइज्ड आपको ईएसआई या फिर इंग्लिश से पूछने हैं, आप चैट में मैसेज कर सकते हैं. आप चैट में अगर मैसेज करेंगे, आपकी कोई रिलेटेड क्वेरी होगी तो वो ईएसआई से रिलेटेड सर सुशील रगाड़े सर आपको आंसर कर देंगे, एंड फॉर इंग्लिश अरुणिमा मैम विल आंसर, और भी बाकी हमारी फैकल्टी आपको वहां पे आंसर कर देगी. तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू द प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, आप वो पूछ सकते हैं. नोटिफिकेशन में हम लोग जो फोकस करेंगे वो हम अपना स्ट्रेटेजी पे फोकस करेंगे कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है. पढ़ाई आपको आज से ही शुरू करनी है और कैसे आपका नेक्स्ट 50 या 60 डेज जो आप कह रहे हैं, उस 50 और 60 डेज के लिए क्या आपका माइक्रो प्लान होना चाहिए, ये हम डिस्कस करेंगे. आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप वो हमको चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं रिलेटेड टू ईएसआई, या फिर आपको कोई भी इंग्लिश या फिर एग्रीकल्चर के लिए है तो आप वो पूछ सकते हैं. एंड सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट द नंबर ऑफ वैकेंसीज इन द रिजर्वेशन. तो अगर वैकेंसीज की बात करें तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में जो 2020 में नोटिफिकेशन आया था उसमें अराउंड 137-138 वैकेंसीज थी. इस बार ग्रेड ए में 148 वैकेंसीज हैं और इसके अलावा राजभाषा में 5 वैकेंसी है. तो आप ये देख सकते हैं कि वैकेंसीज इंक्रीज हुई है. इवन फॉर द लास्ट ईयर जो टोटल वैकेंसी जनरल में थी वो 69 थी, इस बार ये 74 हो गई है. और सबसे अच्छा जो यहाँ पे एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए है, इस बार एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए ये एक बड़ा बेनिफिट है कि यहाँ पे 13 सीट्स टोटल यहाँ पे एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए हैं, जिसमें कि जनरल की 5 सीट्स हैं. बाकी सीट्स का क्लासिफिकेशन आप देख सकते हैं. देन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में भी 3 सीट्स हैं, एनिमल हस्बेंड्री में भी 4 सीट्स हैं, और जो सबसे अच्छा है वो है कि हॉर्टिकल्चर में 6 सीट्स हैं. हॉर्टिकल्चर ग्रेजुएट्स अक्सर ये पूछते रहते थे कि सर क्या हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि उसमें दिया रहता है फॉर ये जो जनरलाइज्ड स्पेशलाइज्ड पोस्ट है, तो उसमें ये दिया रहता है कि आपका स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, स्पेशलाइजेशन होना चाहिए बीएससी इन एग्रीकल्चर या फिर बीएससी इन अदर एलाइड कोर्सेज जो भी रिक्वायर्ड होता है. जैसे एनिमल हस्बेंड्री में एनिमल हस्बेंड्री से होना चाहिए, फिशरीज के लिए आपका ग्रेजुएशन फिशरीज में होना चाहिए, फॉरेस्ट्री के लिए फॉरेस्ट्री में. तो इस बार प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर की सीट्स, वो भी नंबर ऑफ सीट्स भी ज्यादा है, 6 सीट्स हैं. ऑल्दो लैंड डेवलपमेंट में इस बार सीट कम है, 2 सीट है, और जो एनवायरमेंट साइंस में लास्ट टाइम सीट आई थी वो इस बार सीट नहीं है. तो आप देख सकते हो कि जो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सब्जेक्ट्स हैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छे नंबर ऑफ सीट्स इस बार नोटिफिकेशन में है. तो ये इस बार एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है विद न्यू पैटर्न ऑफ एग्जाम, जो कि काफी अच्छा है. मतलब अगर आप लास्ट टाइम से कंपेयर करेंगे, सो कुछ नई फैसिलिटीज आप कह सकते हैं, या नया जो तरीका है एग्जाम का वो यहाँ पे हमें देखने को मिला है. सो इट विल हेल्प नॉट ओनली टू द जनरल स्टूडेंट बट ऑल्सो द एग्री स्टूडेंट्स. तो ये पैटर्न काफी अभी चेंज जो हुआ है उसको भी हम आगे डिस्कस करते हैं, वो काफी अच्छा है. तो ये ग्रेड ए की वैकेंसीज थी, ये ग्रेड ए की वैकेंसीज है. टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 148 है, एंड राजभाषा की 5. इस बार राजभाषा में भी 5 सीट्स हैं. लास्ट ईयर भी अराउंड जिसमें 5 to 7 सीट्स थी, पे भी हम इतना डिस्कस नहीं करेंगे. सो हम आते हैं सबसे पहले कि जो उसकी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है जो चेंज हुई है. सो बैचलर डिग्री एनी सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स. तो ये एक बड़ा मेजर चेंज हुआ है कि ये जो मिनिमम क्वालिफिकेशन थी ये 60% कर दी गई है. काफी स्टूडेंट का ये डाउट था
कि इसमें क्वालिफिकेशन, क्योंकि आप सभी लोग देख रहे थे कि सुबह से काफी इस पे डिस्कशन चल रहा था कि क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये 60% कर दिया गया है बैचलर डिग्री में। फॉर अदर कैटेगरीज थोड़ा सा रिलैक्सेशन है 55%। और अगर जिसमें पीजी की रिक्वायरमेंट है तो पीजी डिग्री में मिनिमम 55% मार्क्स यहाँ पे रखे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा जो मार्क्स का क्राइटेरिया था या जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया था, ये चेंज हो गया है। और अगर हम बात करें बाकी जो एग्रीकल्चर अलाइड पोस्ट से है, एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, एनिमल हस्बेंड्री है, फिशरीज एंड फॉरेस्ट्री है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट वाइज, जैसे एग्रीकल्चर की जो सीट्स हैं इसमें 13 सीट्स हैं, तो इसमें बैचलर डिग्री ऑफ एग्रीकल्चर होनी चाहिए विद 60% मार्क्स। तो यहाँ पे डिग्री इन एग्रीकल्चर ही चलती है, मतलब हॉर्टिकल्चर या फिर फॉरेस्ट्री या फिर फिशरीज वाले इसको अपीयर नहीं कर सकते हैं। या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है एग्रीकल्चर सॉइल साइंस एग्रोनॉमी में, तो आप विद 55% मार्क्स, सो यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, और इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 13 है। यहाँ पे क्या होता है कि केवल एक चेंज जो होता है, और इस बार तो बेनिफिट है एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को, क्योंकि जो पार्ट वन है, जो हमारा फेज वन है, फेज वन में जो मार्किंग क्राइटेरिया है, जो मेरिट के लिए है, वो एंटायरली चेंज हो गया है, एंड इट विल बी ऑफ जीए, एआरडी एंड ईएसआई। तो ये एक बेनिफिट है कि एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, क्योंकि एग्रीकल्चर बैकग्राउंड जो भी ग्रेजुएशन होता है एग्रीकल्चर में स्टूडेंट्स का, तो उसमें उनको काफी एआरडी एंड ईएसआई काफी कवर रहता है। जीए आपको पढ़ना है एंड इट विल डिटरमाइन योर सिलेक्शन फॉर द फेज टू। सिमिलरली फॉर द एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये रिक्वायरमेंट है एनिमल हस्बेंड्री के लिए आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए वेटनरी साइंस में, बीवीएससी आपका, या फिर एनिमल हस्बेंड्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विद 60% ऑफ मार्क्स। अगेन फॉर द फिशरीज, बैचलर डिग्री इन फिशरीज मतलब बीएससी इन फिशरीज होना चाहिए, या फिर पीजी विद 55% मार्क्स, और सिमिलरली फॉरेस्ट्री के लिए भी है। तो ये सारा है, बट इस बार जो बेनिफिट है वो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए ये बेनिफिट है, क्योंकि हम लोगों को क्या होता था कि जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं उनको इंग्लिश में काफी डर लगता है। तो इस बार क्या है कि इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग और जो डिसीजन मेकिंग नया ऐड हुआ है उसमें आपको सिर्फ मतलब एक टाइप से आप समझ सकते हैं कि पास होना है, बाकी जो आपकी मेरिट डिसाइड होगी वो जीए, एआरडी, ईएसआई से होगी। बाकी फेज टू तो सिमिलर ही है, फेज टू में ऐसा कोई चेंज नहीं हुआ है फॉर स्पेशलाइज्ड स्टूडेंट्स, जनरल के लिए चेंज हुआ है, वही आज हम डिस्कस करेंगे, वही हमारा मेन टॉपिक है कि हम कैसे एआरडी एंड ईएसआई, क्योंकि वो अभी भी 40% मार्क्स का है और वो भी फेज वन में, और उससे मेरिट भी डिसाइड होनी है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो ये प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी बात है कि इस बार ये सीट्स आई हैं और सीट्स भी काफी ज्यादा हैं, और इसमें आपको 60% आपकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। सिमिलरली लैंड डेवलपमेंट के लिए, सॉइल साइंस के लिए, तो सॉइल साइंस में तो आपने अगर बीएससी एग्रीकल्चर किया और एमएससी सॉइल साइंस से, तो आपको वहां पे बेनिफिट होता है मेंस में बहुत ज्यादा। हम उसके पेपर पैटर्न को आगे डिस्कस करेंगे। एज जो है, एज कर दी गई है, ये तो पहले भी थी, 21 से 30 ईयर की एज होनी चाहिए एज ऑन 1 जुलाई 2021। तो आप देख सकते हैं कि जिसका भी जन्म 2 जुलाई 1991 के बाद हुआ है, सो ही इज एलिजिबल, एंड 2000 से पहले का होना चाहिए, सो ही इज एलिजिबल। और ग्रेड बी में जो मेजर हमको चेंज देखने को मिला, वो ये देखने को मिला कि 32 एज कर दी गई है, और उसमें 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी वहां पे ऐड कर दिया गया है। तो ग्रेड बी को हम एडिशनल डिस्कस करेंगे, उसको हम कैसे प्रिपेयर करना, उसकी स्ट्रेटेजी प्रिपरेशन की क्या होगी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो हम बहुत ज्यादा टाइम बाकी बातों में नहीं वेस्ट करेंगे, ये क्योंकि आपने नोटिफिकेशन सभी लोगों ने पढ़ लिया है, सो डायरेक्टली वी विल कम टू द स्ट्रेटेजी पार्ट। तो स्ट्रेटेजी पार्ट के लिए देखिए, एग्जाम के पैटर्न से ही हमारी स्ट्रेटेजी डिस्क्राइब होती है, या फिर हम उसको डिसाइड करते हैं कि हमें कैसे पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं कि रीजनिंग में तो कोई डिफरेंस नहीं है, पहले भी 20 मार्क्स का 20 का था। इंग्लिश में चेंज आया है, पहले ये 40 का होता था, अभी ये 30 का हो गया है, और इसमें जो ऐड हुआ वो डिसीजन मेकिंग में ऐड हुआ है, 10 मार्क्स का डिसीजन मेकिंग में। जनरल अवेयरनेस की अगर आप बात करें तो ये 20 मार्क्स का ही है, पहले भी ये 20 मार्क्स का होता था। ईएसआई जो है वो, और ईएसआई देखिए, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज में स्टूडेंट्स को बहुत सारे डाउट होते हैं। डाउट क्यों होते हैं? क्योंकि मतलब हर कोई ये सोचता है इकोनॉमी एंड सोशल इश्यूज है, तो वो कहीं ना कहीं उसको इकोनॉमी से रिलेट करते हैं, बट यहाँ पे ना वैसी इकोनॉमिक्स जो हमारी
कोर इकोनॉमिक्स है वो बहुत ज्यादा नहीं आती है। जो इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज जो रूरल इकोनॉमी से रिलेटेड है, जब भी हम रूरल इकोनॉमी की बात करते हैं तो रूरल इकोनॉमी में जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पिलर होता है दैट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट। अगर आप देखो जो इकोनॉमिक्स के भी बेसिक फैक्टर होते हैं तो वही वहां पे काम करते हैं। तो सबसे पहले तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है रूरल एरियाज का वो वहां पे मैटर करता है। सेकंड इज द क्रेडिट फैसिलिटी। तो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फैसिलिटी या जो चाहे वहां पे आरबीआई का क्या रोल है, नाबार्ड का क्या रोल है और उसका क्या क्रेडिट का रोल रहता है, क्योंकि वो आप देखेंगे कि सिलेबस में भी वो डिस्क्राइब किया रहता है तो वो वहां पे पूछा जाता है। देन इज द एआरडी सेक्शन with emphasis on the rural India. तो agriculture and rural development with emphasis on rural development, rural India और ये ESI भी rural India। तो अगर आप जब भी लास्ट ईयर भी हमने एग्जाम दिया है तब ये देखने को मिलता है कि ESI और ARD में ना कई क्वेश्चन सिमिलर होते हैं। कई बार तो हम डिफरेंस ही नहीं क्रिएट कर पाते हैं जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं कि ये मेंस का मतलब ESI का क्वेश्चन है कि ARD का क्वेश्चन है। तो इस टाइप का डाउट भी वहां पे हमें कई बार होता है क्योंकि जो दोनों में एम्फेसिस है ना वो रूरल इंडिया में है। अब अगर आप ESI या फिर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को बात करोगे तो वो दोनों ही आपस में को रिलेटेड है। जैसे हम कहते हैं कि पॉवर्टी एलिविएशन, तो पॉवर्टी एलिविएशन की बात अगर हम जब करते हैं तो सबसे पहले उसमें जो बेसिक एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम आती है वो मनरेगा आती है। तो मनरेगा स्कीम न सिर्फ ESI में कवर होती है बल्कि वो रूरल डेवलपमेंट में भी कवर होती है। रूरल डेवलपमेंट को हम विदाउट मनरेगा एज्यूम ही नहीं कर सकते हैं। और मनरेगा से रिलेटेड बहुत इजी से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। लास्ट टाइम तो सिंपल ये पूछा गया था कि मनरेगा किस मिनिस्ट्री का प्रोग्राम है। सो ये इस टाइप के इजी क्वेश्चंस भी वहां पे पूछे जाते हैं। आपको 2 से 3 क्वेश्चन तो सिंपल ये पूछे जाएंगे कि ये स्कीम किस मिनिस्ट्री की है। तो इस टाइप के क्वेश्चन न सिर्फ लास्ट ईयर पूछे गए थे बल्कि 2-3 साल पहले तक भी यही पैटर्न था। अभी मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल देके बताऊंगा कि कैसे लास्ट ईयर में क्वेश्चंस या स्कीम से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस वहां पे आए थे। देन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे जो मैं अभी स्पेशली एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स के लिए बता रहा था दैट क्वालिफाइंग सेक्शन इज टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डिसीजन मेकिंग। ये एक नया चीज ऐड हुआ है। मेरिट सिलेक्शन इज general awareness, ESI and ARD with the emphasis on rural India. So you have to focus on ESI and ARD। मतलब अभी से आपको लग जाना है for the ESI and ARD क्योंकि जो ESI and ARD है ये ना सिर्फ आपके फेज 1 में काम आएगा बल्कि आपके फेज 2 में भी काम आने वाला है। फेज 2 में एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आया है इसमें एक टाइप का डाउट है। अगर आप लोगों ने देखा होगा, आई डोंट नो कितने लोगों ने ये देखा, अगर आप लोगों ने नोटिस किया है तो कोई मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है कि एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है नोटिफिकेशन में रिलेटेड टू द फेज 2 एग्जामिनेशन फॉर द जनरल स्ट्रीम। जनरल के लिए एक बहुत बड़ा डाउट क्रिएट हुआ है, कोई बता सकता है वो डाउट क्या है? Okay, so many students are asking query, so कुछ हम query ले लेते हैं। Yes, Siladitya Sahu is also saying that there is confusion with paper 2। पेपर 2 में बहुत मेजर कंफ्यूजन है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। ARD से रिलेटेड ही कंफ्यूजन है। Rural development is not given in mains। पेपर 2 is only ESI। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हम लोगों ने पहले ही वीडियो बनाई थी, हम लोग अभी भी बनाएंगे। सो ओके, सो विशाल अग्निहोत्री सेइंग व्हाई रूरल डेवलपमेंट इज नॉट गिवन इन मेंस। तो यही जो सबसे बड़ा चेंज है, आप लोग शायद अभी देखेंगे इसको, तो ये सबसे बड़ा इस बार चेंज हुआ है कि जो फेज 2 है उसमें मेंशन किया है ESI, बट जहां पे सिलेबस दिया है सिलेबस में ESI प्लस ARD दोनों मेंशन किया हुआ है। मतलब सिलेबस तो ESI प्लस ARD दोनों का दिया है और फेज 2 में जो लिखा है 100 मार्क्स का इंग्लिश एज इट इज है। और जो सेकंड पेपर है जो ESI और ARD होता था लास्ट ईयर उसमें केवल ESI मेंशन किया है बट सिलेबस में ESI प्लस ARD मेंशन किया हुआ है। सो दिस इज मेकिंग अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। तो ये अगर आप देखोगे तो ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। यहाँ पे अभी हम आते हैं तो पेपर 1 की हमने बात की, जनरल इंग्लिश का है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 3 होंगे और टोटल मार्क्स 100 होगा। ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होता है इसका, 90 मिनट्स आपको दिए जाते हैं। सेकंड पेपर की बात करें जिसमें कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है दैट इज द ESI। तो यहाँ पे केवल ESI मेंशन है, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, और यहाँ पे इसमें 2 चीज कर दिया। लास्ट ईयर तक क्या होता था, सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स होते थे, कुछ 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव होते थे और कुछ 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव होते थे। तो अभी क्या कर दिया कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल 30 कर दिए हैं एंड मार्क्स कितने कर दिए हैं 50। तो यहाँ पे क्या है कि 2 मार्क्स के आपको 20 क्वेश्चंस होंगे एंड 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन होंगे। तो ये इस बार का जो मार्किंग क्राइटेरिया है
फेज 2 का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका ये है। जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, डिस्क्रिप्टिव पार्ट में आप देखो ये एक नया चीज ऐड हुआ है और इससे एक अच्छा बेनिफिट होगा। आई थिंक ये एक बहुत अच्छा है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब भी हम करते हैं ना कहीं हमको डायरेक्ट नॉलेज उसका पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है और नेगेटिव इफेक्ट भी होता है। मतलब कई बार ये होता है कि आपने एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा, बट क्या हुआ कि वहां पे कुछ ऐसे पॉइंट से क्वेश्चन पूछ दिया कि जिसमें या तो आप कंफ्यूज हो गए या फिर आप आंसर नहीं कर पाए। सो यहाँ पे सब इस बार सबसे अच्छा बेनिफिट है डिस्क्रिप्टिव टाइप में आपसे 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से कि आपको केवल 4 क्वेश्चन, मतलब कोई भी आपकी चॉइस के 4 क्वेश्चन आप कर सकते हो, जिसमें से कि 2 15 मार्क्स के होंगे विद डिफिकल्टी लेवल एंड 2 होंगे 10 मार्क्स के। तो ये यहाँ पे नया ऐड किया गया है, ये पूरा न्यू पैटर्न है। तो यहाँ सॉरी सो यहाँ पे ये नया पैटर्न ऐड किया गया है। अच्छा, इस पैटर्न में जो अभी तक बहुत बड़ा डाउट था सबका ना, ये रहता कि ये पेपर क्या होगा। तो यहाँ पे ये पेपर ईदर इन इंग्लिश और इन हिंदी, बट यू हैव टू यूज द कीबोर्ड। ये एक चीज है कि कीबोर्ड में जो मास्टर है फिर हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग के लिए वही इसको कर सकता है, बट पेपर इज इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश, बट यू हैव टू यूज द कीबोर्ड। तो कीबोर्ड ही यूज करना। 90 मिनट्स आपको इसके लिए मिलेंगे डिस्क्रिप्टिव के लिए, और ऑब्जेक्टिव के लिए कितने मिनट्स मिलेंगे, 30 मिनट्स मिलेंगे। यहाँ पे ये सबसे बड़ा डाउट है कि ईएसआई केवल मेंशन है और सिलेबस में ईएसआई प्लस एआरटी दिया है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो कुछ क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं। मीनवाइल मैं आपको फिर बता दूं कि हमारे पास जो ईएसआई की स्पेशलाइज्ड फैकल्टी है सुशील रगाड़े सर, तो वो आप लोग के साथ आप चैट में अवेलेबल हैं। आपकी कोई भी ईएसआई से रिलेटेड है, क्योंकि जो हमको मेंस में दिख रहा है ईएसआई का मेजर पोर्शन दिख रहा है, सो आपकी कोई भी रिलेटेड क्वेरी है ईएसआई से रिलेटेड तो आप सुशील रगाड़े सर से पूछ सकते हैं। साथ ही इंग्लिश के लिए भी कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं कि हमारी कंसर्न फैकल्टी अभी अवेलेबल है चैट में। ओके, सो अभी मेन एग्जामिनेशन अगर हम स्पेशलाइज पोस्ट का देखें, तो क्योंकि ये स्पेशलाइज पोस्ट के लिए होती है, मतलब जिसने कंसर्न डिपार्टमेंट में ग्रेजुएशन किया है, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर के लिए जिसने बीएससी इन एग्रीकल्चर किया है वो इसमें एप्लीकेबल होते हैं। सो पेपर 1 की अगर हम बात करें तो जनरल इंग्लिश है, वो ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव ये सेम है जैसा जनरल के लिए था। पेपर 2 में भी जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है, बट यहाँ पे क्या है कि वहां पे ईएसआई था, यहाँ पे आपका स्ट्रीम स्पेसिफिक होगा। तो 30 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के, एंड 6 क्वेश्चन अगेन वही डिस्क्रिप्टिव टाइप होंगे, और हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में है। तो ये कई स्टूडेंट्स की क्वेरी रहती है, क्योंकि जितने भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट होते हैं इधर दे आर फ्रॉम राजस्थान, एमपी, यूपी, या फिर आप कह सकते हैं कि जो हिंदी बेल्ट है हमारी, जो हिंदी बेल्ट वाले स्टूडेंट्स हैं वो कई बार इंग्लिश की वजह से काफी ज्यादा डिमोरलाइज रहते हैं। सो यहाँ पे आपके पास हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ऑप्शन है, तो आप बहुत अच्छे से उसको कर सकते हैं। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फॉर एग्री ग्रेजुएट्स। एग्री ग्रेजुएट्स के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी इसलिए है क्योंकि तो 13 सीट्स केवल एग्रीकल्चर में, बाकी अगर आप बाइफर्केशन देखेंगे तो आपके पास वहां पे और डिफरेंट स्ट्रीम्स भी हैं या फिर डिफरेंट स्ट्रीम्स में डिफरेंट सीट्स हैं। तो और हॉर्टिकल्चर में भी है, फिशरीज में भी है, एनिमल हस्बेंड्री में भी है। तो ये बहुत अच्छा है कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स होंगे वो कंसर्न डिपार्टमेंट में ही फॉर्म फिल करेंगे। और मैंने आज सुबह जो वीडियो बनाई थी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द नाबार्ड एग्जाम, तो वो आप एक बार जरूर देखिए, उससे आपको मोटिवेशन फिर से मिलेगा, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट्स देते हैं। लास्ट ईयर केवल 1500 बच्चों ने जो स्पेशलाइज हमारी एग्रीकल्चर स्ट्रीम है उसमें एग्जाम दिया था, और इस बार भी यही पैटर्न रहा। तो आप देख सकते हैं कि 13 सीट, और जबकि जो जनरल स्ट्रीम रहती है उसमें काफी ज्यादा कंपटीशन रहता है। यहाँ पे जो सबसे मेन कंफ्यूजन हुआ वो यही हुआ कि जो सिलेबस दिया है फेज 2 का वो बिल्कुल जो लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन था उसके अकॉर्डिंग दिया। और इसमें इंग्लिश तो ठीक है कि इंग्लिश में एसए है, प्रेसी राइटिंग है, कॉम्प्रिहेंशन एंड बिजनेस ऑफिस करस्पॉन्डेंस है, ये तो सेम है। बट यहाँ पे जो ग्रेड ए का पेपर 2 है, यहाँ पे ईएसआई एंड एआरटी दोनों मेंशन किया है, और एएसआई एंड एआरटी मेंशन ही नहीं किया है बल्कि सारा का सारा उसमें सिलेबस भी दिया हुआ है। अब यहाँ पे यही सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि आप एआरडी प्लस ईएसआई प्लस जीए को कैसे प्रिपेयर करते हो, क्योंकि एआरडी, ईएसआई एंड जीए न सिर्फ आपको फेज 1 में फायदा करेगा, क्योंकि मेरिट तो आपकी इसी से डिसाइड होनी है। फेज 1 की मेरिट किससे डिसाइड होनी है, एआरडी, ईएसआई प्लस जीए से। और साथ ही साथ फेज 2, जो फेज 2 है हमारा, वो तो स्पेसिफिक है इंग्लिश प्लस ईएसआई। अभी एआरडी यहाँ पे सिलेबस में दिया है तो ये कुछ दिनों में डाउट क्लियर हो जाएगा।
बाय द नाबार्ड, तो वो हम फिर देख लेंगे कि अगर एआरडी उसमें इंक्लूडेड है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज अगर एआरडी उससे इंक्लूड नहीं होता है तो ये स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा हो जाएगा कि क्योंकि एआरडी का सिलेबस उसमें बहुत ज्यादा होता है, तो वो एक आपके लिए बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जाएगी फॉर द जनरल स्ट्रीम्स। ओके, सो जो मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए तो उसको हम फिर से डिस्कस करेंगे। तो वो एआरडी के लिए है सबसे पहले, फिर हम ईएसआई के लिए डिस्कस करेंगे। अगेन मैं आपको बता दूं, एआरडी 40 मार्क्स का है एंड इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ मेरिट। तो मेरिट के लिए इम्पोर्टेंट है। और अभी क्या होता है ना कि इतना ज्यादा सिलेबस दिया रहता है, इसमें जो सिलेबस दिया है वो पूरा ऐसा दिया है कि जो बीएससी एग्रीकल्चर का अगर आप एक एक टॉपिक पढ़ेंगे तो मतलब वो इतना है जितना हम लोगों ने 4 साल के बीएससी एग्रीकल्चर में पढ़ा था। सो आप खुद सोचिए कि और लास्ट 3 ईयर के पेपर देखेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा नहीं आता, उन्होंने सिलेबस तो सारा कुछ दिया है बट क्वेश्चन बहुत कंक्रीट पार्ट से आते हैं, और उसमें से भी डायनामिक क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं। क्योंकि आप देखोगे डायनामिक क्वेश्चंस में भी जब वो एआरडी भी मेंशन किया हुआ है तो उसमें लिखा है स्पेशली फोकस विद द रूरल इंडिया। तो रूरल इंडिया से फोकस करने का क्या मतलब है कि जो रूरल एरियाज के कंसर्न है, मतलब जो हम लोग देखते हैं कि हमारा जो पिछड़ा वर्ग है या कह सकते हैं हम गांव की हालत है, वहां पे गवर्नमेंट क्या नया चेंज करती है एग्रीकल्चर में, वो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो हमने लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें भी डिस्कस किए थे, हम उसको दोबारा डिस्कस करेंगे। तो अभी हम कुछ टॉपिक में आपको बताता हूँ जिससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। इससे पहले मैं जस्ट आपको पहले ये बता दूं, एआरडी जो कंसिस्ट होता है एग्रीकल्चर प्लस रूरल डेवलपमेंट का, और दोनों का सिलेबस इसमें दिया रहता है, एग्रीकल्चर का भी रूरल डेवलपमेंट का भी। तो उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो मैंने आपके यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, जिनसे क्वेश्चन आते हैं। और लास्ट ईयर का आप देखोगे तो 3 से 4 क्वेश्चन तो सॉइल साइंस से ही आते हैं, और वो एक बेसिक क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज्यादा टफ या डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ सॉइल्स ऑफ इंडिया से ही क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आ जाते हैं। और आप देखोगे तो लास्ट 3 साल में तो एक कॉमन क्वेश्चन उन्होंने पूछा है ब्लैक कॉटन सॉइल से रिलेटेड। पहले पूछा था कि कॉटन कौन सी सॉइल में होती है, फिर अगले साल पूछा कि कॉटन के लिए बेस्ट सॉइल कौन सी है, फिर नेक्स्ट ईयर में पूछा कि जो ब्लैक कॉटन सॉइल है उसके लिए ऑर्डर कौन सा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल एग्रीकल्चर में हम देखेंगे कि एग्रोनॉमी से क्वेश्चंस आते हैं। एआरडी फॉर ये जनरल स्ट्रीम की हम बात कर रहे हैं, जनरल स्टूडेंट्स को एआरडी कैसे प्रिपेयर करना है ये हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको सिर्फ स्टैटिक में तो भी ध्यान देना ही है, मतलब आपकी जो स्टार्टिंग के 30 डेज है ना, इसमें आप स्टैटिक प्लस डायनेमिक का कुछ पार्ट, सबसे जो अच्छी स्ट्रेटजी होती है वो ये होती है कि जो आपका स्टार्टिंग के हाफ डे, मतलब अगर आप टोटल टाइम को डिवाइड करोगे, जो 50% टाइम है उसमें आप स्टैटिक को बहुत अच्छे से पढ़िए और डायनेमिक के कंसेप्ट्स पढ़िए, एंड जो लास्ट का रिमेनिंग 15-10 डेज बचे रहेंगे उसमें आप डेटा याद कीजिए। क्योंकि डेटा से हमने देखा है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता और बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। लास्ट ईयर के क्वेश्चन में जो डेटा रिलेटेड क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन ये थे कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितना है हमारा और हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन कितना है, तो ये बहुत इजी होता है। और अगर आप देखोगे तो अभी थर्ड एडवांस एस्टिमेट आया है जिसके अकॉर्डिंग हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन 305 मिलियन टन है। और आप देखोगे जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक फोर्थ एडवांस एस्टिमेट आ चुका होगा। तो डेटा अभी याद करके बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता क्योंकि डेटा चेंज होता रहता है। अभी मैं आप सब, ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी स्टूडेंट से, चाहे आप कैसे ही प्रिपेयर करें, कहीं से भी कोई भी आपका सोर्स हो, आप डेटा पे अभी फोकस ना करें बहुत ज्यादा। डेटा पे आप लास्ट 15 डेज या 20 डेज में फोकस करें और वही सही रहता है। और डेटा के लिए ना सोर्स बहुत अच्छा होना चाहिए। कोई भी चीज के लिए एग्री सेंसस 2015 इज लेटेस्ट, एंड उसके बाद जो एग्री स्टैट्स अभी 2020 आया है वो लेटेस्ट है, यही रिलायबल सोर्स होता है, या फिर पीआईबी। इसके अलावा आप अगर आप गूगल करोगे तो गूगल में आपको हर चीज का गलत आंसर और मिलेगा। अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं गूगल को तो आप अभी टेस्ट कर सकते हैं। आप गूगल में सर्च कीजिए कि इंडिया की क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी है, गूगल दिखाएगा आपको 136%, अगर आप डेटा देखोगे तो वो दिखाएगा आपको 143%। तो ये कितना बड़ा डिफरेंस है, गूगल में सर्च करने में 136% दिखता है जबकि एक्चुअल में वो 143 है। तो गूगल देवता के भरोसे नहीं रहना है, आपको अपने अच्छे सोर्स से पढ़ाई करनी है। तो बेसिक टॉपिक जो इकोनॉमी में आपको कवर करने हैं, दैट इज द क्रॉपिंग पैटर्न एंड दैट कंसेप्ट, टाइप ऑफ फार्मिंग क्या होती है, क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, यानी कि सारी क्रॉप्स का आप पढ़ें, आप केवल पैडी, व्हीट, मेज, शुगर केन और 2 पल्सेस कॉटन एंड जूट का आप पढ़ सकते हैं। कुछ हम क्वेरीज देख लेते हैं अगर, ओके।
ओके, सो आई थिंक आपकी क्वेरीज वहीं पे आंसर हो जा रही हैं, तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। दैट इज वेरी गुड पार्ट दैट एसआर सर एंड अरुणिमा मैम अभी वहीं पे आंसर कर रहे हैं। सीपी सर इज आल्सो देयर। सो रक्षिता, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माय हैंडराइटिंग, थैंक्स फॉर दिस सजेशन। मैं इम्प्रूव करूंगा, ऑल्दो दिस बोर्ड में लिखना इज नॉट वेरी, मतलब अच्छे, मतलब जैसे हम कॉपी में लिख सकते हैं वैसे इस बोर्ड में लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ऑल्दो मैं थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। हॉर्टिकल्चर एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो फॉर द जनरल स्टूडेंट्स को हॉर्टिकल्चर में बहुत ज्यादा फोकस, मतलब अभी क्योंकि इसका सिलेबस बहुत बड़ा है तो आपको थोड़ा सा इसको लिमिटेड करना पड़ेगा फॉर जनरल हॉर्टिकल्चर। मैं आपको बता दूं, आप कोई भी एग्रीकल्चर का टॉपिक पढ़े, आपका 4 to 8 पेजेस के पीडीएफ में वो कंप्लीट होना चाहिए। 4 to 8 पेजेस के पीडीएफ सफिशिएंट होते हैं किसी भी टॉपिक को समझने के लिए, और उसी से क्वेश्चन आएगा। हमने आज तक नाबार्ड में कोई बहुत इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं देखा, लाइक एफसीआई में बहुत इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो नाबार्ड का पेपर है उसमें बहुत इजी और बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 4 to 8 पेजेस के पीडीएफ काफी है। आप एग्रीकल्चर के जो हम लोगों के बीएससी एग्रीकल्चर के नोट्स होते हैं वो ना पढ़ें जनरल स्टूडेंट्स। 90-100 पेजेस के पीडीएफ किसी काम के नहीं है, ना तो आप उनको पढ़ पाओगे, ना तो आप उनको समझ पाओगे, और ना उससे कोई फायदा हो पाएगा। सो क्रिस्प नॉलेज होनी चाहिए जिसको आप बार बार रिवाइज कर सको। दिस इज द स्ट्रेटजी। ओके, सो फ्रूट साइंस एंड वेजिटेबल साइंस आप बेसिक पढ़े। सिमिलरली एनिमल हस्बेंड्री एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर अगर मैं आपको बताऊं, लास्ट 2 साल में कॉमन क्वेश्चन पूछा गया था अबाउट द रानीखेत डिजीज। तो रानीखेत डिजीज इज इन पोल्ट्री। तो पोल्ट्री की ये डिजीज है, पिछले साल ही पूछा गया कि वायरल है कि बैक्टीरियल है, उससे पूछा गया कि पोल्ट्री की सबसे कॉमन डिजीज कौन सी है, उसमें यही सही आंसर था। और दूसरा इसमें जो इजी क्वेश्चन पूछा जाता है एनिमल हस्बेंड्री में, वो ये पूछा जाता है कि इंस्टीट्यूट कहाँ पे है ये एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड। तो जैसे लास्ट टाइम पूछा गया था आईवीआरआई का जो रूरल रिसर्च सेंटर है वो पूछा गया था। तो आईवीआरआई आइजक नगर में उसका रूरल रिसर्च सेंटर एक गुप्तेश्वर में है। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। फिशरीज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फ्रेश वाटर फिशेज एंड मेरीन वाटर फिशेज, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फार्म इंजीनियरिंग से क्वेश्चन आते हैं। तो जो बेस्ट स्ट्रेटजी होती है वो ये होती है कि आप क्रिस्प मटेरियल, मतलब क्रिस्प नोट्स पढ़े, नॉट द लेंदी नोट्स। अगर आप लेंदी नोट्स पढ़ते हैं आप अपना पूरा टाइम वेस्ट करते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर जो हमने 4 साल में पढ़ा है, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन। जिन्होंने 4 साल में पढ़ा है ना उनको भी याद नहीं होगा। सो उसके पीछे भागना, 100-200 पेजेस के नोट्स के पीछे भागना इज नॉट गुड। ओके, सो आप अपनी स्ट्रेटजी को क्रिस्प रखें। तो डायनेमिक एग्रीकल्चर में अगर आप फोकस करेंगे तो बहुत इजीली आप अपनी जो मेरिट है मेरिट भी बढ़ा पाएंगे, और साथ ही साथ आप इजीली आप मार्क्स भी गेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर मान लीजिए सॉइल साइंस से कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको पूरी सॉइल साइंस पढ़नी पड़ेगी। सॉइल साइंस बहुत बड़ा टॉपिक है, एक डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर का। बट अगर आप डायनेमिक पार्ट को करते हो तो उसमें मार्क्स गेन करना बहुत ईजी होता है। लाइक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, लास्ट ईयर इससे क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन क्या पूछा गया, खरीफ का प्रीमियम कितना है। उससे पहले क्या पूछा गया, रबी का प्रीमियम कितना है। तो ये बेसिक से क्वेश्चन, अगर आप देखो खरीफ का प्रीमियम 2% होता है, रबी का प्रीमियम 1.5%, बेसिक क्वेश्चन है। और ज्यादा इसमें क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ आप ऑब्जेक्टिव्स अगर अच्छे से पढ़ें तो उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बेसिक हमारी इंपॉर्टेंट स्कीम जो अभी चल रही है, जैसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, ऑपरेशन ग्रीन्स है, तो इन सब से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो जैसे 2018 में जब ऑपरेशन ग्रीन आई थी, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट स्कीम एक पीएम किसान स्कीम भी है। जब ऑपरेशन ग्रीन आया था ना, तब जब लॉन्च किया था फॉर टॉप, केवल अभी तो टॉप टू टोटल कर दिया है इसको। तो जब 2018 में स्कीम आई थी ना, तो उस टाइम पे ये प्रीलिम्स में भी पूछा गया, मतलब फेज 1 में पूछा गया और फेज 2 में भी पूछा गया 2 मार्क्स में। तो आप ये देख सकते हो कि जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स होती हैं, जो रीसेंट स्कीम्स होती हैं, वो पूछी जाती है। पीएम किसान अभी क्योंकि एक इंपॉर्टेंट स्कीम है, नई स्कीम है, आपकी ये फिंगर टिप्स में आपको याद होनी चाहिए स्कीम्स। आप मुझसे कोई भी स्कीम पूछ लीजिए, मुझे याद है, ऐसा नहीं कि मैं रोज इनको पढ़ता हूँ। बट अगर आप 6 पॉइंट्स में पढ़ते हो ना तो आपको याद रहता है। जैसे पीएम किसान है, आप क्या आपको पॉइंट पता होना चाहिए। तो स्कीम कब स्टार्ट हुई, तो स्कीम स्टार्ट हुई थी बजट 2019 में, और इसको रेट्रोस्पेक्टिवली लॉन्च किया 2018 से। किस चीज के लिए है, फॉर द इनकम सपोर्ट। क्या मिलता है, 6000 रुपीज पर ईयर, 2000 रुपीज की जो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है, डीबीटी मोड से दिया जाता है। बजट कितना है इसके लिए, लास्ट ईयर तक 75,000 करोड़ था, इस बार इसके लिए 65,000 करोड़ रुपीज है बस। और टारगेटेड बेनिफिशियरीज कितनी है, तो जो लेटेस्ट सीए है उसमें यह है कि 14 मई को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी ने 20,000 करोड़ रुपीस डिस्ट्रीब्यूट किए थे इन द अकाउंट्स ऑफ 9.5 करोड़ बेनिफिशियरीज। बस इससे ज्यादा क्या इसमें है, कुछ भी नहीं है। और इतने पॉइंट्स पढ़ने, अगर पीएम किसान से क्वेश्चन आएगा तो आपका पक्का है। बल अगर आपको कोई स्टैटिक
पार्ट पढ़ना पड़ गया, तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा कंसेप्ट पढ़ने पड़ते हैं। सिमिलरली एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कब लॉन्च हुआ था? अगस्त 2020 में लॉन्च हुआ था। उसका टाइम पीरियड कितना है? पहले 10 ईयर था, अभी रिसेंटली इसको इंक्रीज करके 13 ईयर कर दिया गया। बजट कितना है? 1 लाख करोड़ रुपीस है। किस चीज के लिए है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। क्या रिबेट मिलेगी? इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगी विद क्रेडिट गारंटी। कौन कौन अप्लाई कर सकता है? स्टेक होल्डर्स, इतना है। तो ये स्कीम्स पढ़ना बहुत इजी होता है। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था 6 पॉइंट ट्रिक्स क्या होती है स्कीम को याद करने की, और उससे आप कैसे कंफर्म कर सकते हो। लास्ट ईयर का अगर आप पेपर देखोगे 2020 का, तो उसमें भी जो क्वेश्चन पेपर था 40 आउट ऑफ 40, उसमें 20 क्वेश्चन तो डायरेक्ट स्कीम्स पे थे। 6-7 क्वेश्चन उसमें इस डेटा रिलेटेड थे। 3-4 क्वेश्चन उसमें मिनिस्ट्री से रिलेटेड थे। सिंपल ये पूछा गया था कि कौन सी मिनिस्ट्री का है। एंड देन 6-7 क्वेश्चन उसमें केवल स्टैटिक पार्ट थे। तो स्टैटिक पार्ट के लिए, 6-7 पार्ट के लिए आप लोग को बहुत ज्यादा घबराना नहीं है जनरल स्टूडेंट्स को कि आप पूरा बीएससी एग्रीकल्चर करने जाएं, ये बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। सो इम्पोर्टेंट क्या है कि पीआईबी अपडेट्स आपको पढ़ने हैं। और पीआईबी अपडेट्स कौन कौन सी मिनिस्ट्री के इंपॉर्टेंट है? वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, एनिमल हस्बेंड्री, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जल शक्ति एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन जीए में भी पूछे जाते हैं, ईएसआई में भी पूछे जाते हैं, और एआरडी में भी पूछे जाते हैं। ओके, सो कोई क्वेश्चन हम आपके ले सकते हैं। ऑल्दो सुशील रेगाड़े सर is answering your query, so I am little bit confident that सर आपके सारे आंसर्स कर देंगे। तो मेंस एंड प्री के बीच कितना टाइम मिलेगा? ओके, एफसीआई एजीएम का एग्जाम कल है, आप लोगों को बहुत अच्छे से करना है। उसका पेपर का लेवल अगर लास्ट ईयर का कंपेयर करेंगे तो काफी टफ था। यस, इंटरव्यू वेटेज पे अभी हम आएंगे। इंटरव्यू वेटेज बढ़ा दिया गया है, 50 मार्क्स कर दिया गया है। तो ये बाकी वहां पे सर आपकी क्वेरीज को आंसर कर रहे हैं, तो उस पर हम अभी ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको ये बता रहा था कि आपको एक तो एआरडी सेक्शन के लिए आपको कैसे अपने मार्क्स ज्यादा करने हैं। पिछली बार तक तो केवल क्वालिफाई करना था, इस बार आपको मेरिट बनाने के लिए अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो एआरडी में आपको डायनामिक पार्ट पे ज्यादा फोकस करना है। डायनामिक पार्ट के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एआरडी के लिए इन टोटल, कि जो स्टार्टिंग के 30 डेज है आपको उसमें मैक्सिमम टाइम स्टैटिक में देना है और बाकी टाइम डायनामिक में देना है। डायनामिक में क्या है कि आप स्कीम्स पढ़ें, जैसे पीएम किसान स्कीम क्या है वो पढ़ो, आप उसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो पूरा पढ़िए, और उसके लिए क्या क्या चेंजेस किए वो पढ़िए। बट जो डेटा रिलेटेड चीज होगी ना वो बाद में पढ़िएगा, क्योंकि जैसे मैंने भी आपको बताया कि 14 मई को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 20,000 करोड़ रुपीस 9.5 करोड़ बेनिफिशरीज को ट्रांसफर किए थे। तो ये चेंज हो जाएगा ना, अभी अगस्त में नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट दी जाएगी तो उसमें ये डेटा चेंज हो जाएगा। तो डेटा आपने अभी नहीं पढ़ना है, डेटा आप एग्जाम के 15 से 20 डेज पहले ही पढ़िए, ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी होती है। और पीआईबी अपडेट्स को आपने रेगुलरली पढ़ना है। आजकल आप देखते हैं कि YouTube पे भी हमें पीआईबी अपडेट्स मिल जाते हैं। हम लोग हमारे एग्जाम भी चैनल पे रेगुलरली पीआईबी अपडेट्स और केवाईसी करके, नो योर कंसेप्ट करके वीडियोस डालते हैं। वो बहुत अच्छी सीरीज है, अगर आपको किसी कंसेप्ट को बहुत कम टाइम में समझना है तो आप वो देख सकते हैं। देन विल कम टू द मैगजीन्स, कौन से इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं, कुरुक्षेत्र एक ऐसी मैगजीन है जिससे मतलब नाबार्ड पूरा कवर होता है एक टाइप से। ऑल्दो आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब आप ये समझ सकते हैं कि कुरुक्षेत्र मैगजीन में जो टॉपिक्स हैं दोज आर इंपॉर्टेंट फॉर नाबार्ड। लास्ट 3 ईयर के पैटर्न के बेस पे, चाहे वो जीए का पार्ट हो, जीए का पार्ट तो थोड़ा सा नहीं कवर होता है कुरुक्षेत्र से, क्योंकि वो रूरल डेवलपमेंट पे बेस्ड होता है। कुछ कुछ पार्ट कह सकते हैं, अदरवाइज जीए के लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसको हम हटा ही देते हैं। कुरुक्षेत्र मैगजीन से आप ईएसआई प्लस एआरडी, तो ईएसआई प्लस एआरडी ना सिर्फ फेज 1 की बल्कि फेज 2 की भी इसमें कवर होती है। कई बार क्या होता है ना, हम लोग को लगता है कि मेन स्कीम तो वही थी जो मैंने अभी बताई, उसके बाद भी कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स की स्कीम होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती है या जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड स्कीम्स होती हैं, स्टेट पर्टिकुलर स्टेट में कौन सी स्कीम चल रही है, तो वो सब ना कुरुक्षेत्र में कवर होती है। अगर आप कुरुक्षेत्र मैगजीन को देखोगे तो हर महीने उसका ना पैटर्न भी चेंज होता है। मतलब जैसे पिछली बार थी वो इंफ्रास्ट्रक्चर में, उससे पहले रूरल क्रेडिट पे, अभी नेक्स्ट इशू आएगा फिर वो, तो मतलब वो जो रूरल डेवलपमेंट होता है उसके सारे एस्पेक्ट को टच करती है, चाहे वो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो रूरल क्रेडिट हो, चाहे फिर वो रूरल किसी भी टाइप की फैसिलिटी हो, या फिर मनरेगा या कोई भी चीज हो, वो सारा कुछ डिस्क्राइब होता है कुरुक्षेत्र में। सो कुरुक्षेत्र इज द वेरी इंपॉर्टेंट मैगजीन, एंड कुरुक्षेत्र ना सिर्फ आपको इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हेल्प करेगा, बल्कि आपको ईएसआई
के जो जो फेज 2 में ईएसआई डिस्क्रिप्टिव है उसमें भी पूरा पूरा हेल्प करेगा, क्योंकि जो प्रोस्पेक्ट होता है या हम कहते हैं ना किसी टॉपिक का बैकग्राउंड क्या है वो उनको कुरुक्षेत्र से मिलता है। तो अब कुरुक्षेत्र के क्या खाली रिव्यू से भी काम नहीं चलेगा, आपको कुरुक्षेत्र बहुत अच्छे से पढ़नी है और अब बहुत अच्छे से पढ़िए। लास्ट 6 मंथ की कुरुक्षेत्र सही है, इतना आप पढ़ के जाएंगे तब भी आपके कवर होंगे। लास्ट ईयर के पेपर में जो 2020 में हुआ था, फरवरी में क्वेश्चन सॉरी एग्जाम हुआ था, और जो उसमें करंट अफेयर्स पूछे गए थे वो दिसंबर से लेके फरवरी तक के पूछे गए थे। उसी में जो प्रोडक्शन डेटा था वो भी पूछा गया था। तो प्रोडक्शन डेटा भी आपके लिए जो लेटेस्ट रहेगा वो इंपॉर्टेंट होगा, पुराना डेटा नहीं होगा। तो रीसेंट डेटा होना चाहिए, डेटा के साथ आपको सोर्स पता होना चाहिए, क्योंकि मैं देखता हूँ कई बार डेटा ऐसे कोई भी पुराना पीडीएफ घूम रहा होता है और वो डाउट भी क्रिएट करता है, साथ ही साथ वो अगर पुराना डेटा होगा तो वो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देन सिमिलरली एस्टिमेट्स एंड एमएसपी। तो जब भी हम एमएसपी की बात करते हैं तो सबसे बड़ा डाउट आज तक स्टूडेंट्स को है, कोई ये एग्जैक्टली नहीं बता पाता कि एमएसपी कितनी क्रॉप्स के लिए दिया जाता है। क्या आप में से कोई मुझे बताएगा कि एमएसपी कितनी क्रॉप्स के लिए दिया जाता है? अगर मैं आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे दूं, 21, 22, 23, 24 एंड 25, ऑल्दो इतने इजी ऑप्शंस वहां पे नहीं पूछे जाते, मतलब इतने पास पास के ऑप्शन नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी मान लीजिए कि अगर आपके पास ये ऑप्शंस है कि एमएसपी कितनी क्रॉप्स के लिए दिया जाता है, तो आपका क्या आंसर होगा? 21, 22, 23 या 24 या 25? कोई बता सकता है? यस, और भी स्टूडेंट बताएं। पीवीजी सागर ने कहा है 22, कुमार अनूरत ने कहा है 23, दीपक 22, शुभम देशपांडे 22। यस, तो 22 इज द करेक्ट आंसर। बट इसको बहुत डाउट इसलिए होता है क्योंकि जब भी एमएसपी की बात की जाती है ना तो वो वहां पे 23 लिख देते हैं +1 शुगर केन फॉर एफआरपी, फेयर एंड रिनमरेटिव प्राइस। तो जब फेयर एंड रिनमरेटिव प्राइस है तो वो एमएसपी में नहीं है। इसके लिए अगर आपको कोई भी डाउट है ना तो ये मेरे कहने या किसी और के कहने से आपका डाउट क्लियर नहीं होना चाहिए। आपका डाउट कैसे क्लियर होना चाहिए? पीआईबी पे आप देखिए, जहां पे गवर्नमेंट बताती है कि वो कितनों के लिए एमएसपी अनाउंस करती है। तो एमएसपी जो अनाउंस करती है गवर्नमेंट ने खुद बताया, सितंबर 2020 का पीआईबी देख सकता है, गूगल पे सर्च कीजिए पीआईबी एमएसपी सितंबर 2020 तो आपको मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट ने खुद बताया कि वो 22 एग्रीकल्चर क्रॉप्स के लिए एमएसपी बताते हैं एंड शुगर केन इज इन एफआरपी। और लास्ट ईयर एक क्वेश्चन क्या आया था कि एमएसपी कौन अनाउंस करता है, और उसमें ऑप्शन था सीएसीपी भी था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी थी और स्टेट गवर्नमेंट, बाकी सारे ऑप्शन थे। तो यहाँ पे आप सभी को पता होना चाहिए जो एमएसपी होता है वो रिकमेंड तो जो रिकमेंडेशन होती है उसकी वो सीएसीपी देता है, सेंट्रल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। तो सीएसीपी उसके लिए रिकमेंडेशन देता है, बट जो उसको इम्प्लीमेंट या फिर अनाउंस करता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अनाउंस करती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीएसीपी प्लस स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट एंड सीएसीपी की रिकमेंडेशन के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस करती है एमएसपी को। तो ये दोनों ही डिफरेंट क्वेश्चन है कि रिकमेंडेशन वाज गिवन बाय द सीएसीपी एंड द अनाउंसमेंट ऑफ एमएसपी वाज डन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इस टाइप से कंफ्यूजन वहां पे हमको होता है। तो इसी टाइप से बहुत सारी चीजें हैं वो हम आने वाली वीडियोस में भी डिस्कस करेंगे। सिमिलरली नाबार्ड बैंकेबल प्रोजेक्ट्स आते हैं, आईसीआर केवी के रिलेटेड अपडेट्स, क्योंकि आप देखोगे तो मेंशन सिलेबस में ही ये सारी चीजें मेंशन की हुई है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा कुछ था एआरडी सेक्शन के लिए, करंट अफेयर्स या वेरियस रिपोर्ट्स आपने पढ़नी है। तो ईएसआई की जो बात करें वो सिलेबस अभी भी यही है, सिलेबस में कोई ज्यादा चेंज हुआ नहीं है। तो सिलेबस में यही है ईएसआई का। तो इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज में देखो आप यहाँ पे आपको कोई भी ना कोर इकोनॉमिक्स का टॉपिक नहीं मिलेगा बहुत ज्यादा। अगर आप देखोगे सारी चीजें तो वो रूरल इकोनॉमी से रिलेट होती हैं। सबसे पहले तो नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी कैसा है, स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशनल फीचर्स, अंडर डेवलपमेंट्स क्या, ओपनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, या ये कुछ आप कह सकते हैं कंसेप्चुअल पार्ट है। उसके बाद आप सारा कुछ देखोगे तो वो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम इसको बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इंडिविजुअल टॉपिक को डिस्कस करने से बहुत ज्यादा फायदा भी नहीं है। अभी आपको क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग के 30 डेज आपको ये सारे ही टॉपिक्स पढ़ने हैं, बाकी 15 डेज में आपको डिवाइड करना है। तो 15 डेज में आप डायनेमिक को बहुत ज्यादा इंक्लूड करोगे, नेक्स्ट 15 डेज में आप इसको रिवाइज करोगे। 30 डेज में जो आपने नोट्स बनाए उसको आप रिवाइज करोगे, एंड 15 डेज में जो भी आपका डायनेमिक पार्ट है विद डेटा, जो ये सारी चीजें है ना, जितनी भी ग्लोबलाइजेशन या फिर ये जितनी भी एजुकेशन पॉलिसी या जितनी भी स्कीम्स है गवर्नमेंट की, पॉवर्टी एलिविएशन की बात है, चाहिए क्योंकि ये जो लिखा तो इतना छोटा सा टॉपिक है बट मैक्सिमम क्वेश्चन
एलिवेशन इसी से आते हैं, पॉवर्टी एलिवेशन है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से। तो ये सारे कुछ, फूड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस, ये सारे रूरल क्रेडिट, इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। केसीसी से हमेशा क्वेश्चन आता है, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट से हमेशा क्वेश्चन आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको फोकस करने हैं। तो आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए 30+15+15। सो अगेन, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, फॉर नाबार्ड वी हैव आल्सो लॉन्च द एक्सक्लूसिव ऑनलाइन कोर्स। क्योंकि कई स्टूडेंट्स की ये होती है कि सर हमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता, हम लाइव क्लास में नहीं आ सकते हैं। मैं आपको बता दूं, आई एग्जाम भी रेगुलर लाइव क्लासेस कंडक्ट करता है फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ नाबार्ड फॉर द डाउट क्लैरिफिकेशन। तो आपकी कोई भी डाउट होते हैं पढ़ाई के दौरान, तो हम अपने रेगुलर जो वीकली लाइव क्लासेस होती है उसमें रेगुलर डाउट को क्लियर करते हैं। साथ ही साथ जो हमने एक्सक्लूसिव कोर्स लॉन्च किया है, इसमें आपको 101 सेशन मिलेगा फैकल्टी के साथ। आपको एक्सक्लूसिव मॉक टेस्ट दिए जाएंगे और उन एक्सक्लूसिव मॉक टेस्ट के बेसिस पे आपकी परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाएगा। सो आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आपकी कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट है तो आप वो हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें या विजिट करें आई एग्जाम भी। आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि वी हैव ऑल्सो द 5 फ्री मॉक टेस्ट। तो आपको 5 फ्री मॉक टेस्ट बेस्ड ऑन द रीसेंट, अभी क्योंकि सिलेबस तो वही है, केवल डिसीजन मेकिंग यहाँ पे चेंज हुआ है, तो हमने 5 फ्री मॉक टेस्ट हमको आपकी नाबार्ड कोर्स में आपको दिख जाएंगे। तो आज ही जाके आप विजिट करें iexambee.com में नाबार्ड का कोर्स, तो आपको 5 फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। आप वहां पे उनको जाके अटेम्प्ट कीजिए एंड एनालाइज कीजिए कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। तो आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। कुरुक्षेत्र से एआरडी भी हो सकता है, यस विक्रम सिंह, कुरुक्षेत्र से एआरडी ईएसआई दोनों ही हो सकता है। नगाड़े सर, यस ओके। सो योजना और मैगजीन दोनों से ही आप पढ़ें। क्वालिफाइंग नेचर सेक्शंस, यस प्रीति आपने पूछा कि क्वालिफाइंग नेचर सेक्शंस, अगेन द क्वालिफाइंग नेचर सेक्शंस के लिए जो हमारे टॉपिक्स हैं 7 से अभी 8 हो गए हैं। पिछले साल तक 7 टॉपिक्स थे, अभी 8 टॉपिक हो गए। तो उसमें क्वांट्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, डिसीजन मेकिंग हो गया, और देन उसके बाद कंप्यूटर अवेयरनेस। तो ये सारे के सारे क्वालिफाइंग है एंड जो मेरिट है वो आपकी जीए प्लस एआरडी प्लस ईएसआई है। क्योंकि देखो नाबार्ड जो नाबार्ड बैंक है, नाबार्ड का फुल फॉर्म ही खुद बताता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नाबार्ड का जब मेन कंसर्न ही एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट से, तो वो चाहता ही है कि जो स्टूडेंट्स आए सो दे शुड बी वेल वर्स्ड विद द एग्रीकल्चर सोसाइटी कंडीशंस, रूरल रूरल टाइप ऑफ सोसाइटी, मतलब जो हमारा रूरल कंसर्न्स है वो समझते हो, इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज जो रूरल सोसाइटी से वो समझते हैं। क्योंकि नाबार्ड में जाने के बाद आपको वही सब करना है, प्लानिंग का पार्ट होता है नाबार्ड की, कैसे बैंक्स के लिए स्कीम बनानी है जो कि रूरल एरियाज को बहुत ज्यादा डेवलप कर सके। तो ये नाबार्ड का मेन पर्पस या फोकस होता है। तो आपके लिए ये जो मेरिट वाला पार्ट है, मेरिट वाला पार्ट इज जीए प्लस एआरडी प्लस ईएसआई, ये दोनों, ये 40 मार्क्स, ये भी 40 मार्क्स, और जीए जो है ये 20 मार्क्स का होगा। सो अगेन जो सबसे बड़ा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है दैट इज द एआरडी। तो आपको एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में फोकस करना है, साथ ही साथ ईएसआई में ही फोकस करना है, जीए में भी। अब मैं आपको फिर बता दूं कि एआरडी या ईएसआई की आप प्रिपरेशन करें, सो डोंट गो फॉर द मोटी मोटी बुक्स नहीं पढ़नी है। और साथ ही साथ जो आपके 90-100 पेजेस के जो हम लोगों के नोट्स होते हैं, आप देखोगे कि आप एग्रीकल्चर के नोट सर्च करोगे तो आपको आईएआरआई की साइट्स, टीएनएयू की साइट्स या वेरियस जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है उसमें नोट्स मिल जाते हैं। बट 100 पेजेस के नोट्स जो हमारा कोर्स करिकुलम था एग्रीकल्चर का, उसका आपको कोई फायदा नहीं है। लास्ट 3 ईयर की एनालिसिस में हमने देखा है कि कभी भी जो जनरल स्टडीज में, जनरल के लिए आरडीपीएस जनरल में क्वेश्चन पूछे गए, चाहे वो प्रीलिम्स में हो चाहे मेंस में हो, कभी इतने ज्यादा टफ नहीं पूछे गए। मैं अगर आपको पिछली बार का 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन बताऊं तो वो इतना इजी था। अगर बस आपको उसके लिए आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि आप मतलब अगर आप मार्केट में जाते हो तो आप कितने अच्छे से चीजों को नोटिस करते हैं। सिंपल एक क्वेश्चन पूछा गया था, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दिए गए थे टाइप के मशरूम के, तो उसमें पूछा था कि लीफी टाइप ऑफ मशरूम और बाकी उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दिए थे, व्हाइट इन कलर एंड ऑयस्टर लाइक अपीयरेंस, तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया था बटन मशरूम, शिटाके मशरूम, ऑयस्टर मशरूम और ऐसे। तो वो ऑयस्टर मशरूम के वहां पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दिए थे। तो अभी ये है ना कि आप मशरूम को तो पढ़ नहीं सकते क्योंकि मशरूम हमारे लिए बीएससी एग्रीकल्चर में ही पूरा एक सब्जेक्ट होता था। मतलब आप समझ सकते हो कि 6 महीने हम केवल मशरूम को पढ़ते हैं, तो आप वो एक दिन या 2 दिन में तो
तो नहीं पढ़ सकते, तो आपसे क्वेश्चन भी वहां पे ऐसे पूछे जाते हैं कि जो कहीं ना कहीं आपको रोज दिखते हैं। तो अगर आप पिक्चर व्यू में पढ़ते हैं तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। और ये सारी चीजें जो लास्ट ईयर मेंस में हुई थी वो हम लोगों ने अपनी कहीं ना कहीं लाइव क्लासेस में, रेगुलर जो डाउट क्लेरिफिकेशन क्लासेस होती है उसमें हमने डिस्कस की थी। सो दिस शुड बी योर स्ट्रेटेजी कि आपको 30+15+15 में अपना टाइम को डिवाइड करना है, डेज को डिवाइड करना है एंड अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है। ओके, सो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज दिस इज ऑल फॉर माय साइड। एंड आप कोई भी आपकी ईएसआई से रिलेटेड क्वेरी है तो आप सुशील रगाड़े सर से पूछ सकते हैं। सुशील रगाड़े सर सेशन में ही हमारे साथ है, तो ईएसआई से रिलेटेड, क्योंकि ईएसआई एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए कोई बुक्स भी नहीं है। एग्रीकल्चर के लिए तो बुक्स भी हैं, एग्रीकल्चर में आप देखोगे आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी, बट ईएसआई के लिए एज इट इज कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है, उसके लिए वेरियस सोर्सेज होते हैं। अब चाहे आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़े या चाहे कुछ भी पढ़े, तो वो आपको कंप्लीट करना है। उसके लिए अगर आपको कोई भी स्पेशल गाइडेंस या फिर ईएसआई कैसे कवर करना है तो सुशील लगाड़े सर बता देंगे, तो आप वहां पे देख सकते हैं। सो wishing you all the very best for your exam from all the exam B family. So students अभी से प्रिपेयर करें एंड कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अब आप वेट मत कीजिए कि मैं कल पढ़ूंगा। अभी तक क्या था ना कि पहले था कि सर जब नोटिफिकेशन आएगा तब मैं पढ़ूंगा, परसों जब नोटिफिकेशन, कल जब नोटिफिकेशन आया तो सुबह सुबह स्टूडेंट्स का मेरे पास कॉल आया, सर अब तो बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आ गया, अब तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, टाइम नहीं मिलेगा, इतने जल्दी कैसे हो पाएगा। देन उसके बाद भी स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे कि सर इस बार पूरा खबर चल रही कि पैटर्न चेंज होगा, क्वालिफिकेशन चेंज होंगी, एआरडी नहीं आएगा, ये सही नहीं आएगा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। सो आप वेट कर रहे थे नोटिफिकेशन का, तो अब नोटिफिकेशन आ गया, अब कोई और वेट मत कीजिएगा, आप अपनी तैयारी को अभी से शुरू करें। ओके, सो दिस इज वेरी मतलब क्या कह सकते हैं कि जो पैटर्न चेंज है वो बहुत अच्छा चेंज है। आप अगर अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपको उसमें बेनिफिट होगा, बट आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है विदाउट मेहनत का। Okay, so thank you everyone.